नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं बात करता हूँ किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपके सामने करंट अफेयर और जनरल स्टडी से क्वेश्चन आएंगे। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए ये मान के कि आप एग्जाम में बैठे हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेनेशन को, अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से बूस्ट करिए, दोबारा से रीप्लान करिए, और जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और लास्ट में वीडियो के एंड में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर कैपेसिटर। आपके पास यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अगर हम बात करें सुपर कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो चलो फिर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज द नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि ये एनर्जी को स्टोर करने की एक डिवाइस है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से इसे नेक्स्ट जनरेशन टर्म यूज किया जा रहा है इसके लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज ए हायर पावर डेंसिटी देन द लिथियम आयन बैटरी, यानी कि मोबाइल या लैपटॉप वगैरह में जो लिथियम आयन बैटरी यूज होता है उससे भी ज्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है और इसकी हायर पावर है। ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो भाई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपने ये आइडेंटिफाई करना है। चलिए अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब जान लेते हैं ये सुपर कैपेसिटर ये क्या है। तो जैसा आपको स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि ये नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये स्टोरेज डिवाइस है, एनर्जी को स्टोर करने वाला एक प्रोडक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, इसे अल्ट्रा कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट में जैसा आपको बोला गया था कि लिथियम आयन बैटरी से भी ज्यादा ये पावरफुल ये कैपेसिटर है और ज्यादा पावर स्टोर करती है। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट है। तो इट मींस जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा इसमें सी हो जा रहा है। इसके अलावा कुछ चीजें और जो आपको पता होनी चाहिए कि भी इसे एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटालर्जी एंड न्यू मटेरियल, यानी कि आप ये बोल सकते हो ARCI ने इसे डेवलप किया हुआ है, और ये काफी लो कॉस्ट, यानी कि इसकी जो प्राइस होगा काफी लो कॉस्ट होगा, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। यानी कि लिथियम आयन बैटरी जो भी हाल फिलहाल में काफी पॉपुलर हो रखी है, हर जगह यूज होता है, तो उसके एक रिप्लेसमेंट के लिए आप इसे बोल सकते हो काफी यूज में आने वाला है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रज्ञता रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड। यहाँ जो प्रगति बट ये प्रगति नहीं है बल्कि प्रगता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। प्रगता रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, ये किस चीज से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है ये प्रगता जो है, ये प्रगता जो है आपकी इसके बारे में बताया जा रहा है गाइडलाइन बाय द RBI टू अचीव सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यानी कि आरबीआई के द्वारा एक तरह से गाइडलाइन है सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। बी इस ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है अ कमांडर लेवल MOU बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू सॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट पीसफुली, यानी इंडिया और नेपाल के बीच में अगर बाउंड्री से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने के लिए प्रगता एक तरह से टर्म यूज किया जा रहा है। और सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है गाइडलाइन बाय द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जिसे हम बोला जाता है आज के टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑन डिजिटल एजुकेशन, यानी कि डिजिटल एजुकेशन के रिगार्डिंग में गाइडलाइन है। जैसा कि आपको पता ही होगा कोविड-19 की वजह से आजकल स्कूल की जो एजुकेशन या कॉलेज की जो एजुकेशन है मोस्टली ई प्लेटफॉर्म पर हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग में गाइडलाइन बताया जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर।
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये गाइडलाइन बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री टू प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर द कोविड-19 पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी कोविड-19 पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी कंट्री की है, यानी कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा एक तरह से ये गाइडलाइन डी ऑप्शन में बोला जा रहा है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रगता के बारे में आपको बताना है, प्रगता एक्चुअल में है क्या ये बताना है आपको, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से आपने करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर सी है, यानी कि ये गाइडलाइन तो है, लेकिन गाइडलाइन किससे है? ये एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से ये गाइडलाइन है डिजिटल एजुकेशन के रिगार्डिंग में, यानी कि डिजिटल एजुकेशन में किस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करना है, किस तरह से काम करना है और किस तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए इन्वायरमेंट, इसके रिगार्डिंग में एक तरह से आप बोल सकते हो एक गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है एनसीईआरटी की हेल्प के द्वारा। एनसीईआरटी आप जानते हैं, जो आप बुक्स वगैरह एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़ते हैं, तो वो जो बुक प्रिंट होती है यानी कि उसके रिगार्डिंग जो रिसर्च की जाती है वो एनसीईआरटी के द्वारा की जाती है, यानी कि एनसीईआरटी में टीम होती है जो कि बुक पब्लिश करने से पहले उसके ऊपर काफी रिसर्च करती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आज के लिए आपका एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी रहेगा कि भी एनसीईआरटी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कि एनसीईआरटी की फॉर्मेशन कब हुई थी, यानी कि स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, जो भी इसके चेयरमैन या हेड कौन है, करंट में कौन है और फर्स्ट कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, अब जान लेते हैं कि ये जो टर्म है प्रगता, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे P फॉर प्लान है, R फॉर रिव्यू है, A फॉर अरेंज, G फॉर गाइड और Y फॉर तक यानी कि तक यानी टॉक के लिए यूज किया गया ये वर्ड, और A फॉर असाइन, T फॉर ट्रेस और A फॉर अप्रिशिएट, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गाइडलाइन है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, कि किस तरह से वो वेरियस प्लेटफॉर्म को यूज करके इस कोविड-19 की प्रॉब्लम के बीच पे भी बच्चों की एजुकेशन या फिर यंगस्टर की एजुकेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई बाधा ना आए, तो उसके लिए किस तरह से काम करना है इसके रिगार्डिंग में एक गाइडलाइन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द चंबल रिवर सेंचुरी, ठीक है, चंबल रिवर सेंचुरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और यहां आपके पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जाए द सेंचुरी इज लोकेटेड इंटायरली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि चंबल रिवर सेंचुरी के बारे में बोला जा रहा है, जो इसकी जो लोकेशन है वो इंटायरली यानी कि पूरा की पूरी जो लोकेशन है उसकी मध्य प्रदेश के अंदर है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इंडियाज ओनली, इट इज इंडियाज ओनली सेंचुरी फॉर डॉल्फिन, यानी डॉल्फिन के रिगार्डिंग में आपसे बताया जा रहा है कि पूरी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर ये एकमात्र ऐसी सेंचुरी है जहां पे डॉल्फिन पाए जाते हैं, ठीक है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट का। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है और आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है कि बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और डी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, किसके रिगार्डिंग में, चंबल रिवर सेंचुरी के रिगार्डिंग में। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब गलत क्यों, पहले ये जान लेते हैं। ये जो चंबल जो ये आपके पास ये चंबल सेंचुरी के बारे में जो यानी कि नेशनल चंबल सेंचुरी के बारे में अगर बात करें, रिवर सेंचुरी के बारे में आपसे जो बात करें, ये बोला गया था फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि ये मध्य प्रदेश में लोकेशन है, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो लोकेशन है वो 3 स्टेट में कवर होती है। वो स्टेट है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यानी तीनों स्टेट को मिलाकर के जो एरिया फॉर्म होता है वो होता है चंबल रिवर सेंचुरी बनता है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया वो गलत हो गया, ठीक है। अब थोड़ा जान लेते हैं ये जो चंबल रिवर है इसकी लोकेशन कहाँ है। तो भाई इस लोकेशन, इस रिवर के बारे में बोला जाता है ये वन ऑफ द पॉल्यूशन फ्री रिवर है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में साफ सुथरे पानी वाला जो रिवर है उसमें से एक ये रिवर है चंबल रिवर, ठीक है। और ये 960 किलोमीटर अराउंड ये रिवर फ्लो करती है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कहा मैं बात कर रहा हूं, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अब बाकी जो दूसरे स्टेट है मध्य प्रदेश के अलावा जो बाकी दूसरे स्टेट है उनके अंदर भी फ्लो करती है। टोटल ये 960 है, तो 346 तो अकेली ये किसमें, ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। और ये बताया जा रहा है कि
225 ये फ्लो करती है राजस्थान के अंदर। अब बाकी जो बच गया 32 किलोमीटर ये फ्लो करती है, ये जो बच गया ये यूपी के अंदर फ्लो करती है, यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यानी कि ये 3 स्टेट में कवर हो रखी है रिवर, और उसके हिसाब से ये जो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये चंबल रिवर सेंचुरी का तीनों स्टेट को कंबाइंड मिला करके हुआ है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ये बोला गया था कि ये हमारी कंट्री में ओनली ऐसी सेंचुरी है जहां फिर डॉल्फिन है। ये बात भी बिल्कुल गलत हो गया। अब गलत कैसे है वो समझ लेते हैं। तो हमारी कंट्री में विक्रमशिला गैंगेटिव डॉल्फिन सेंचुरी है जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। ये ओनली ऐसी डॉल्फिन वाली सेंचुरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा एक और है, वो कहां पर, बिहार में है। तो ठीक है, यानी कि और भी अदर देन दिस, इसके अलावा कुछ और भी जगह है, जैसे बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक और आप बोल सकते हैं डॉल्फिन से रिलेटेड सेंचुरी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है। इट मींस करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू द होप मिशन। अब होप मिशन के रिगार्डिंग में आपके स्टेटमेंट गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेटमेंट 1 को पहले पढ़ते हैं, जिसमें बोला जा रहा है इट इज द फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन फॉर द एशियन कंट्री। यानी कि एशियन कंट्री के बारे में आपको पता होगा, 10 ग्रुप ऑफ कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसे एशियन ग्रुप भी बोला जाता है, उसके द्वारा ये एक प्रोजेक्ट है, इंटरप्लानेटरी मिशन है। ठीक है, ये बोला जा रहा है होप मिशन के बारे में स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज टू बी प्रोब द एटमोस्फियर ऑफ मार्स, कि मार्स के एटमोस्फियर के लिए ये एक तरह से एक मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये 2 स्टेटमेंट है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बताया जा रहा है कि भी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब ये हुआ ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है, सिर्फ वही करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें वो गलत है। गलत क्यों, अब ये समझ लेते हैं। तो ये जो आपसे बोला गया था एशियन कंट्री के द्वारा ये प्लानेटरी मिशन है, ये गलत है। ये एशियन कंट्री ने इसे लॉन्च नहीं किया, बल्कि अगर इसकी बात करें इसे यूएई ने लॉन्च किया, यानी कि यूएई का ये होप मिशन है, और इसे मार्स की तरफ इसे लॉन्च किया गया, यानी कि बोल सकते हो मार्स के जो एटमोस्फियर है उधर इसे लॉन्च किया गया है। और ये अपनी तरह का ये फर्स्ट इंटर प्लानेटरी मिशन है अरब वर्ल्ड के द्वारा, यानी कि गल्फ कंट्री के अंदर, अरब एरिया के अंदर जितनी भी कंट्री है उस सारे रीजन के अंदर ये पहली कंट्री बन गई है जहां से ये एक तरह से सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च होता है, ये मिशन लॉन्च होता है स्पेस के लिए, ये पहला मिशन करने वाली कंट्री यूएई बन गई है। ठीक है, तो यानी कि एशियन के बारे में जो आपको बोला गया था वो स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया था ये होप मिशन जो है ये एक तरह से एटमोस्फियर को ऑब्जर्व करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, गलत क्यों हो गया, एशियन कंट्री की जगह यूएई होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि भाई एशियन ग्रुप जो है, एशियन ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है आपको ये बतानी है। और हाँ, अभी रिसेंटली लास्ट टाइम एशियन की समिट कहां हुई थी ये बताना है आपको। ठीक है, यानी कि आपने क्या बताना है, एशियन में कितनी कंट्री आती, कंट्री के नाम बताने आपको। रिसेंटली अभी इसकी समिट कहां हुई थी, लास्ट टाइम इसकी समिट होती है एनुअल बेसिस पे, आपको ये बतानी है समिट कहां हुई थी ये बताना है। 2 चीज होगी, और स्टैब्लिश्ड कब हुई थी। जैसे यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है यूरोपियन कंट्री के अंदर, वैसे एशिया के अंदर एशियन ग्रुप ने भी इस तरह का काम कर रही है। ठीक है, तो आपको कुछ क्वेश्चन इसके बारे में डिटेल में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टी सेल। टी सेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि टी सेल जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उसके फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। ये हमारे बॉडी से रिलेटेड है, साइंस से क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि टी सेल जो करता है वो हमारे इम्यून को रिस्पॉन्स करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो रिस्पॉन्स करने का काम करता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कंट्रोलिंग द शुगर लेवल, कि हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करने का काम करती है टी सेल। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को एक तरह से सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है टी सेल।
अच्छा, डी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है टी सेल। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन लगता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर है, तो इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को करने के लिए टी सेल की मेजर भूमिका होती है, मेजर रोल होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना है। कमेंट करके बताइए आपका स्कोर कितना है। कुछ और सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, कुछ और पूछना है वो भी बता सकते हैं। और हाँ, डेली वीडियो को देखिए, कोई डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।